हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। नीट 2025 के लिए हमने फ्री ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th को देख रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, जिसके हम दो पार्ट्स देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फ्लोर की स्ट्रक्चर को समझा था, स्टेमेन की संरचना किस प्रकार की होती है और माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उसकी हमने बात की थी। और सेकंड पार्ट में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन, परागकण का निर्माण है, उसकी हमने बात की थी। परागकण की संरचना की भी हमने सेकंड पार्ट में बात कर ली थी। आज हम पार्ट थर्ड देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम पिस्टिल यानी कि अंडक की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, ओवुल्स यानी कि बीजांड, मेगा स्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणु धानी, मेगा स्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन, इनके बारे में आज इस लेक्चर के अंतर्गत डिटेल से हम बात करेंगे। इस चैप्टर से आपके नीट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर कर दूंगा। इस लेक्चर को आप कंप्लीटली देख लें। स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। गाइनोसियम यानी कि जायांग। गाइनोसियम जो होता है ये आपका पुष्प के अंदर या फिर पुष्पीय पादपों के अंदर पाया जाने वाला मादा जननांग होता है। मादा जनन अंग होता है गाइनोसियम, जो मिलकर बना होता है पिस्टिल यानी कि अंडकों से। बहुत सारे पिस्टिल या अंडक मिलकर के गाइनोसियम का फॉर्मेशन करते हैं। एक बार इसकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। देखिए, ये आपका फ्लोर है। फ्लोर में ये वाला जो पार्ट है ये तो आपका स्टेमन होता है, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में अध्ययन कर लिया। ये बीच वाला जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कार्पल या पिस्टिल कहा जाता है। ठीक है, अंडक हिंदी में कह देते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए तो मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है इसे स्टिग्मा कह देते हैं, और ये क्या करता है, परागकणों को ग्रहण करने का काम करता है, चिपचिपा होता है। बीच वाला पार्ट है ये स्टाइल कहलाता है, जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका ये क्या काम करता है, ये स्टिग्मा और जो ओवेरी होती है इनको जोड़ने का कार्य करता है। और जो अंडक या पिस्टिल का जो सबसे नीचे वाला आधार ये फूला हुआ भाग होता है, उसे हम अंडाशय या ओवेरी कह देते हैं, जिसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। ओवुल बीजांड उपस्थित होते हैं। ये स्ट्रक्चर होती है आपके पिस्टिल यानी कि अंडक। यह पुष्प के मादा प्रजनन भाग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि मादा प्रजनन अंग होता है ये। जब इसके अंदर हम बात करें तो इसमें एक एकल स्त्री केसर होता है। अगर स्त्री केसर की हम बात करें यानी कि पिस्टिल की हम बात करें, अगर पिस्टिल की संख्या 1 है तो इसे मोनोकार्पलरी कह देंगे। मोनो कार्पलरी या एकांडपी कह देते हैं। एकांड, ठीक है, मोनोकार्पलरी या एकांडपी। अगर पिस्टिल की संख्या है वो 1 से अधिक है, 1 से अधिक, तब इस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टी कार्प, मल्टी कार्पलरी या बहुअंडपी कहते हैं। बहुअंडपी। तो अगर एकल स्त्री केसर या एक पिस्टल है तो मोनोकार्पलरी, 1 से अधिक स्त्री केसर या कार्पल या पिस्टल है तो मल्टी कार्पलरी है वो कहा जाता है। मल्टी कार्पलरी में भी 2 कंडीशन बनती है। एक तो आपका सिन कार्पस हो जाएगा, सिन कार्पस, और एक हो जाएगा एपोकार्पस। सिन कार्पस को हिंदी में कहते हैं युक्तांडपी, ठीक है, और एपोकार्पस को हम कहते हैं वियुक्तांडपी। युक्तांडपी का मतलब क्या होता है कि जो जितने भी पिस्टिल या स्त्रीकेसर पाए जाते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और वियुक्तांडपी का मतलब होता है वो अलग अलग पाए जाते हैं। देखिए, यदि मल्टी कार्पलरी या बहुअंडपी के अंदर स्त्रीकेसर या अंडक एक साथ जुड़े हुए हो तो इसे युक्तांडपी या सिन कार्पस कह देते हैं। यदि वो अलग अलग हैं, कोई भी मल्टी कार्पलरी कंडीशन है उसमें आपके स्त्रीकेसर या पिस्टिल अलग अलग हैं, तो उसे वियुक्तांडपी या एपोकार्पस कह देते हैं। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके यहां से क्वेश्चन बन सकता है। प्रत्येक अंडक यानी कि पिस्टिल में 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला भाग, यहां पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम स्टिग्मा कह देते हैं, और हिंदी में कहें तो इसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये क्या करता है, परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है।
यह परागकणों के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि ये चिपचिपा होता है। चिपचिपा होने के कारण ये परागकण आकर के इसके ऊपर चिपक जाते हैं। दूसरा पार्ट है स्टाइल। स्टाइल जो होता है ये वर्तिकाग्र के नीचे एक लंबा पतला भाग होता है, और ये क्या करता है, वर्तिकाग्र को और इस अंडाशय को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ओवरी को जोड़ने का कार्य। ओवरी या अंडाशय तीसरा पार्ट। यह स्त्री केशर का आधार, ये उभरा हुआ भाग होता है, ये फूला हुआ भाग होता है स्त्री केशर। अंडाशय के अंदर अंडाशय गुहा यानी कि लोक्यूल्स होती है। ये वाली जो बीच वाला पार्ट है ना खालिस्तान, इसको हम लोक्यूल्स कहते हैं, जिसमें नाल, अप्रा या प्लेसेंटा स्थित होता है। इसमें नाल, अप्रा या प्लेसेंटा पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो होता है, जो ग्रीन कलर में बना रहा हूं, इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, इस प्लेसेंटा से क्या होता है, आपका जुड़ा रहता है बीजांड। इससे आपका बीजांड जुड़ा रहता है, इसकी सहायता से, व्रंत की सहायता से। एक व्रंत होता है जिसे हम आगे बात करेंगे, फ्यूनिकल कह देते हैं, उसकी सहायता से आपका बीजांड जुड़ा रहता है। नाल प्लेसेंटा से उत्पन्न होने वाले बीजांड या ओल, जिसे हम लघु बीजाणुधानी या माइक्रो मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है उसी से बीजांड उत्पन्न होता है, ओल उत्पन्न होता है। इस ओल को ही हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। एक अंडाशय में बीजांड की संख्या, एक अंडाशय में बीजांड की संख्या एक होती है। गेहूं, धान, आम, ये इसके उदाहरण हैं जो आपको ध्यान में रख लेने हैं। एक बीजांड तो एक उपस्थित है, तो उसके उदाहरण हो जाएंगे आपके गेहूं, धान, आम। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगर अंडाशय में बीजांड की संख्या है वो एक से अधिक है, तो उसमें आप देख सकते हैं पपीता, तरबूज और आर्किड ऐसे पादप हैं जिनमें बीजांड की संख्या एक से अधिक पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो इनको आपको जरूर क्लियर होनी चाहिए। देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये आपका हिबिस्कस पिस्टिल यानी गुड़हल का स्त्री केसर है, जिसमें ऊपर वाला जो पार्ट है ये स्टिग्मा हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। बीच वाला पार्ट ये स्टाइल यानी कि वर्तिका हो गया, और नीचे का आधार ये फुला हुआ भाग ओवेरी होगा, जो थैलेमस के ऊपर पाया जाता है। ये वाली कंडीशन है ये मल्टी कार्पलरी है, बहुअंडपी, जिसके अंदर सिन कार्पस कंडीशन है, युक्ता अंडपी कंडीशन है, युक्ता अंडपी। मतलब यहाँ पर जो अंडा आपके अंडक होते हैं, पिस्टिल होते हैं, ये सभी आपस में जुड़ करके, यहाँ पर देख सकते हैं आप सिन कार्पस ओवेरी, यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, अलग अलग आपस में जुड़े हुए होते हैं, जबकि वर्त्य स्टिग्मा जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना, तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे पाए जाते हैं अंडक जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। दूसरी कंडीशन आती है मल्टी कार्पलरी के अंदर एपोकार्पस, जो कि आपके माइकेलिया में देखने को मिलती है, और इसमें आप देख सकते हैं ये बहुत सारे कार्पल आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। ये आपकी कंडीशन होती है युक्ता अंडपी, बहुअंडपी, बहुअंडपी युक्ता अंडपी कंडीशन होती है, जिसमें अंडक जो होते हैं ये अलग अलग पाए जाते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। और ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है एनाट्रोपस ओवल का। एनाट्रोपस ओवल यानी कि इन्वर्टेड ओवल है, इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखी है, इसकी हम बात करेंगे आगे। चलो एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। जो आधारीय भाग होता है उसको हम चेलाजा पोल या कह सकते हैं निभागीय भाग कह देते हैं, जो आधारीय भाग होता है। ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हाइलम कह देते हैं, हाइलम कह देते हैं ऊपर वाला भाग। ये हाइलम है, ये एक वृंत हाइलम है, जो बीजांड होता है जिसकी सहायता से आपका जुड़ा रहता है प्लेसेंटा से, उस भाग को हम हाइलम कहते हैं। और हाइलम जो होता है ये वह भाग होता है, उस स्थान पर आपका फ्यूनिकल जुड़ा रहता है। ठीक है ना, फ्यूनिकल। और ये जो आपका ओवल होता है ना, इसके चारों ओर दो लेयर पाए जाती हैं, अध्यावरण पाए जाते हैं। एक तो इनर इंटीग्यूमेंट जो अंदर की तरफ होता है, एक आउटर इंटीग्यूमेंट जो बाहर की तरफ होता है, और जिसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये न्यूशेलस कहलाता है, और न्यूशेलस में पाया जाता है आपका एम्ब्रियो सेल। ठीक है, और एक ऐसा स्थान होता है जहां पर ये आपका आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट ये कवरिंग करके नहीं रखते हैं, उस स्थान को माइक्रोपाइल कह देते हैं। तो ये आपके अंडक की ओवल की स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम आगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवेरी। जब इसको बड़ा करके देखते हैं तो इसका आधारीय भाग तो हो जाएगा चेलाजा एंड, और इसके अपोजिट में जो ऊपर वाला भाग होता है जहां पर ये आपकी जो कवरिंग होती है, ये बाहर की ओर अध्यावरण जो होते हैं, अध्यावरण, ये आपका निभागीय भाग हो जाएगा, निभाग। ये आपका बीजांड द्वार, तो वह भाग जहां पर ये अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं, जहां पर एक छिद्र सा बन जाता है, उसे माइक्रोपाइलर कह देते हैं।
माइक्रोपाइल या बीजांड द्वारा। इसको हम माइक्रोपाइलर एंड और इसको चेलाजा एंड कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका न्यूशेलस कहलाता है। ठीक है, इसे पूरे को तो ओवुल कह देते हैं। ओवुल के अंदर क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है जिसे न्यूशेलस कह देते हैं। हिंदी में इसे बीजांड काय कहते हैं, बीजांड काय। ठीक है, इस बीजांड काय के अंदर एक गोलाकार एक स्ट्रक्चर बंद रहती है जिसे हम एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। और ये फीमेल गेमेटोफाइट को हमें अच्छे से यहाँ पे पढ़ना। आगे देखिए, गुरु बीजाणुधानी या ओवुल। ओवुल को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, यह एक छोटी संरचना जो वृंत के माध्यम से प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है। देखिए यहाँ पर एक बार है थोड़ा सा रफली डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके आवरण हो गई। ठीक, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे ये आपका हो गया प्लेसेंटा और ये आपका यहाँ पर ये हाइलम फ्यूनिकल हो गया, फ्यूनिकल। और ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम ये वाला पार्ट जहां पर ये फ्यूनिकल जुड़ता है इसको हाइलम कहते हैं। हाइलम या इसे हम क्या कहते हैं, नाभिका कह देते हैं। तो यह एक छोटी संरचना जो वृंत फ्यूनिकल, ये वाला जो पार्ट है ना ये फ्यूनिकल कहलाता है, के माध्यम से प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है। ये प्लेसेंटा है, इसके द्वारा जुड़ी रहती है। वह जंक्शन जहां बीजांड और फ्यूनिकल जुड़ते हैं, यानी कि ये तो बीजांड है और ये फ्यूनिकल है, यहाँ पर जुड़ते हैं तो इसको हम हाइलम कह देते हैं या हिंदी में इसे नाभिका कहा जाता है। नीट 2020 में यहाँ से क्वेश्चन बना। आगे देखिए, प्रत्येक बीजांड में एक या दो सुरक्षात्मक आवरण होते हैं। ये मैंने दो सुरक्षात्मक आवरण बना दिए हैं, इनको हम अध्यावरण कहते हैं। अंदर वाला इंटरनल हो जाएगा और बाहर वाला आउटर हो जाएगा। तो प्रत्येक बीजांड में एक या दो सुरक्षात्मक आवरण होते हैं जिन्हें अध्यावरण या इंटुगमेंट कह देते हैं। अध्यावरण में अंडाकार को घेरे हुए रहती है, यानी ओवुल्स को घेरे रहती है। ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है ना ये ओवुल कहलाता है। इस ओवुल को घेरे हुए रहती है, सिवाय उस सिरे को छोड़कर जहां एक छोटा छिद्र बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल उपस्थित होता है। ये वाला स्थान आप देख सकते हैं यहाँ पर होते हैं, लेकिन इस वाले स्थान पर आपका नहीं पाया जाता अध्यावरण। तो इस स्थान को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार कहा जाता है। जिससे इस बीजांड द्वार से आपकी जो प्राग नलिका होती है वो अंदर प्रवेश करती है। आगे देखिए, बीजांड द्वार सिरे के विपरीत निभाग या चेलाजा वाला भाग है वो उपस्थित होता है। तो बीजांड द्वार के विपरीत यहाँ पर ये जो भाग है इसको हम कहते हैं आधारीय भाग या निभागीय भाग कहा जाता है। ये तो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा और ये आधारीय भाग हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। एक बार और चीजें, दो तीन चीजें क्लियर कर देता हूँ, आगे आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये तो क्या कहलाता है, ओवुल कहलाता है, ओवुल या गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, इसमें बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इन कोशिकाओं को हम बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय जो कोशिकाओं का समूह होता है, इनके अंदर आपको एक गोलाकार स्ट्रक्चर और पाई जाती है। इस गोलाकार स्ट्रक्चर को कहाँ पे लिखे, कहाँ पे लिखे, यहाँ लिख देते, यहाँ लिख देंगे। तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना इसको हम भ्रूण कोश कह देते हैं, जिसमें आपके ओवुल का फॉर्मेशन या ओवुल का निर्माण होता है। ये स्ट्रक्चर होती है जिसको हमें आगे देख। अध्यावरणों के भीतर बंद कोशिकाओं का एक समूह होता है। अध्यावरणों के भीतर बंद कोशिकाओं का एक समूह होता है जो बीजांड काय यानी कि न्यूशेलस कहलाता है। न्यूशेलस का फॉर्मेशन करता है। इसकी कोशिकाओं में सुरक्षित खाद्य पदार्थ होता है, यानी कि फूड और रिजर्व रहता है इनकी कोशिकाओं में। क्योंकि जब मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो उसको पोषण की आवश्यकता पड़ती, तो वो इसी के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। भ्रूण कोश यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट, भ्रूण कोश या फीमेल गेमेटोफाइट बीजांड काय में पाया जाता है, न्यूशेलस में उपस्थित होता है। यह एक बीजांड में सामान्यतः एक गुरु बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन से एक एकल भ्रूण कोश का निर्माण करता है। देखिए बीजांड काय की बात करें, ये थोड़ा सा ऐसे, बीजांड काय की बात करें तो उसके अंदर पाया जाता है आपका ये फीमेल गेमेटोफाइट या भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश के अंदर हम बात करें तो कोई भी एक सेल होती है, इस एक सेल से आपका मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, एक ओवा का निर्माण होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है इस पूरी प्रोसेस को हम आगे समझने
गुरु बीजाणु जनन, या इसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस, सॉरी मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, मेगा स्पोर्स का निर्माण ही क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन का मेगा स्पोर्स का निर्माण। देखिए जो आपका न्यूसेलस होता है उसके अंदर कोई एक सेल होती है जिसे हम एमएमसी कह देते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती है द्विगुणित होती है। इस द्विगुणित कोशिका में क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस से फिर क्या होता है, एक एग सेल का फॉर्मेशन, एग सेल या इसे हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। माइक्रोस्पोर्स, एक बार एग सेल छोड़ दीजिए, माइक्रोस्पोर्स यहां पे लिख देता हूं क्योंकि एग सेल माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो एगुणित अवस्था में होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स के मेगास्पोर, यहाँ पे गलत लिख दिया ना मैंने, मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर हिंदी में कहते हैं गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। तो एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन या निर्माण है वो क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। तो एक मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स के निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी, गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी। आगे देखिए, बीजांड सामान्यतः न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर सिरे की ओर एकल मेगास्पोर मदर सेल्स में विभेदित होता है। जब हम बीजांड की बात करते हैं, अभी पूरी स्ट्रक्चर क्लियर होगी और इसे दिमाग में रखिए आप कि बीजांड सामान्यतः न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर सिरे की ओर एकल मेगास्पोर मदर सेल्स के रूप में विभेदित होता है। यह एक बड़ी कोशिका है जिसमें संघन, साइटोप्लाज्म और एक प्रमुख केंद्रक होता है। जब हम मेगा इससे एमएमसी की बात करें, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल्स की बात करें तो इसमें संघन, साइटोप्लाज्म पाया जाता है और एक इसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है। देखिए आगे, एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जब इसकी हम बात करें मेगास्पोर मदर सेल्स की तो इससे किसका निर्माण हो जाएगा, 4 मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। यहाँ पर हमने एक ही दिखाया सिर्फ प्रोसेस को समझाने के लिए, वैसे आपके अर्धसूत्री विभाजन को मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1 से 4 सेल्स का निर्माण होता है। तो एक माइक्रोस्पोर्स मदर सेल से किस तरह में 4 कोशिकाओं का फॉर्मेशन है यहाँ पर होता है, और ये नीट 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। आगे यहाँ पर इस चीज को समझते हैं। देखिए मेगास्पोर मदर सेल्स है, इससे आपका मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के द्वारा, ठीक है, मियोसिस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब मेगास्पोर्स हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, क्योंकि इसमें मेगा गेमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है जिससे गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इस गेमेट्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पे समझने। ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखे हैं तो एक बार इनको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये माइक्रोपाइलर एंड है जिसमें ये न्यूसेलस है, ठीक है। ये मेगास्पोर मदर सेल्स, ये बीच में ये मेगास्पोर मदर सेल्स, इससे फिर 2 सेल्स बनी, ये न्यूसेलस, ये पूरा का पूरा न्यूसेलस है। इस न्यूसेलस में एक सेल से ये मेगास्पोर मदर सेल्स के रूप में काम करती है। फिर इसमें डिवाइडेशन, एक सेल ये बनेगी, एक ये बनेगी, ये मेगास्पोर डायोड का निर्माण हो गया, ठीक है। फिर हम बात करें तो यहाँ पर 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे 1 सेल्स थी, 1 से 2 बनी और 2 से फिर क्या बन गई, 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। मेगास्पोर टेट्राड बन गया। पहले मेगास्पोर डायोड बनता है, फिर टेट्राड बनता है। इनके हम आगे अच्छे से स्ट्रक्चर मैंने ऐड की, उनके द्वारा अच्छे से समझेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए मैंने इनको आपको बता दिया है। तो बीजांड के कुछ हिस्सों में एक बड़ा मेगास्पोर मदर सेल्स, एक डायोड और मेगास्पोर्स का एक टेट्राड दिखाया गया। ये डायोड है और ये टेट्राड। अब देखिए पूरी चीज को समझते हैं। ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल्स जो कि डिप्लॉयड अवस्था में होती है, द्विगुणित अवस्था में होती है। इसमें होता है मियोसिस, ठीक है, एकल सेल होती है, इसमें मियोसिस की प्रक्रिया होती है। पहले 2 सेल्स बनेगी, हमने बात की डायोड बनता है, फिर 4 सेल्स बनती है जिसे हम टेट्राड कह देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होने के बाद में यहाँ पर 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये 4 जो बनते हैं इनको हम मेगास्पोर्स कह देते हैं।
और आपको पता है कि जब मियोसिस होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, मतलब अगुणित अवस्था में होते हैं, ये हेप्लोइड होते हैं। 4 मेगा स्पोर्स बन गए, इनको हम मेगा स्पोर टेट्राड कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी सी स्टेप आपको याद रखनी है। अब जब हम यहाँ पर बात करें इन 4 मेगा स्पोर्स के अंदर, तो इनमें से आपके ये जो 3 होते हैं ये तो आपके डीजनरेट हो जाते हैं, केवल एक आपका फंक्शनल होता है। तो यहाँ पर जो चेलाजा एंड की तरफ होता है केवल वही फंक्शनल मेगा स्पोर्स होता है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाले 3 आपके डीजनरेट हो जाते हैं। इसी कारण से हम बात करें तो मेगा स्पोर मदर सेल से एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ये भी बन सकता है कि कौन से मेगा स्पोर्स है वो डीजनरेट होते हैं, जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर मेगा स्पोर्स होते हैं वो डीजनरेट होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, केवल एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर्स होता है, वो आगे जाकर के निम्न क्रिया के द्वारा वो देखिए यहाँ पर आप देखिए पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पे समझाएगी। ये फंक्शनल मेगा स्पोर है जो हेप्लोइड कंडीशन में होता है। अब इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। फर्स्ट समसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है यहाँ पर एक जो केंद्रक होता है ना, इससे 2 केंद्रक बन जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल, 2 कोशिका बन गई। यहाँ पर एक थी, यहाँ पर 2 सेल्स बन गई। ठीक है, अब सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है। सेकंड माइटोटिक डिवीजन से अब ये जो सेल है ना, इसमें विभाजन होगा तो 2 सेल इससे बन जाएगी और 2 सेल्स इससे बन जाएगी, मतलब 2 2 4 सेल्स की कोशिका, 2 इसमें बन गई, 2 इसमें। ये आपका 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल हो गया, 4 केंद्रीय भ्रूण कोष हो गया, 4 केंद्रीय भ्रूण कोष। अब दूसरा माइटोटिक के बाद में तीसरा माइटोटिक डिवीजन होता है, तीसरा समसूत्री विभाजन होता है। जब इसमें होगा तो एक सेल से आपके कितने बनेंगे, 2 बनेंगी। ठीक है, ये 2 बन गई, इससे भी आपके 2 बन जाएंगे, मतलब एक साइड में आपकी 2 से 4 कोशिकाएं बन जाती है और एक साइड में 4 बन जाती है। 4 इस सिरे पे बनती है, निभाग वाले सिरे पर, और 4 बन जाती है आपके माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर। और इस प्रकार से 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन जाता है, 8 केंद्रीय भ्रूण कोष का निर्माण हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर डिवीजन नहीं होता है, फिर आपस में ये अलग अलग स्थान पे व्यवस्थित होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच वाले जो होते हैं इनको पोलर न्यूक्लियाई कह देते हैं। ये ऊपर जो 3 व्यवस्थित होते हैं इनको हम एंटीपोडल न्यूक्लियस कह देते हैं। और नीचे वाले जो होते हैं इनको हम एग अपरेटस, या ऊपर वाले को तो एग कह देते हैं, एग न्यूक्लियस, और नीचे वाले को हम सहायक या सिनर्जिड्स कह देते हैं। इसकी स्ट्रक्चर हम आगे अभी देखने वाले हैं, यही के ऊपर देख सकते हैं ये संरचना बन जाती है अंत में। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर जो आपको 3 सेल्स नजर आ रही हैं इनको हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कह देते हैं, प्रतिमुखी या एंटीपोडल सेल्स कह देते हैं, प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, बीच में 2 आपको यहाँ पर जो केंद्रक नजर आ रहे हैं इनको हम कह देते हैं ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुव केंद्र कहा जाता है, पोलर न्यूक्लियाई कह देते हैं। इसकी स्ट्रक्चर भी आगे मैंने दी है, उसमें दोबारा से समझ लेंगे। नीचे ये जो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा क्या कहलाता है, एग अपरेटस कहलाता है, एग अपरेटस, एग अपरेटस कह देते हैं। जिसमें जो बड़ी सी कोशिका है इसको तो हम एग कह देते हैं, और जो साइड में ये 2 कोशिका नजर आ रही है इसको हम सिनर्जिड्स कह देते हैं, सिनर्जिड्स कह जाता है, सिनर्जिड्स कह देते हैं, सहायक कोशिका कह देते हैं, सहायक कोशिका कह देते हैं। और यहाँ पर फिलिफॉर्म अपरेटस भी होते हैं जो आगे वाले स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया, अच्छे से वहां पे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये शायद पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई। ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा, तो ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। 2 कोशिकाएं, फिर 4, और फिर बाद में आपकी 2 केंद्रक, फिर 4 केंद्रक, फिर 8 केंद्र की अवस्था बन जाती है। और फिर यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये निभागी ओर, माइक्रोपाइलर एंड की ओर सिनर्जिड्स होती हैं, एग सेल्स होती हैं, बीच में आपके क्या होते हैं, सेंट्रल सेल्स के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और ये आपके ऊपर की ओर एंटीपोडल होते हैं। ये स्ट्रक्चर बन जाती है पूरी की पूरी। एक बार यहाँ पे समझिए, ये आपका चेलाजा एंड है, चेलाजा एंड पर पाए जाते हैं 3 सेल्स, एंटीपोडल सेल्स जिसे हम कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका। अच्छे से समझ लेना, 2-3 बार रिपीट करूंगा जिससे आपको याद रह जाएगा। नीचे की ओर हम जाते हैं तो नीचे की ओर आपके 3 सेल्स पाए जाती है। 3 सेल्स में ये वाली जो सेल्स होती है इसको हम एग सेल्स कह देते हैं या अंड कोशिका कह देते हैं। 2 सेल्स और होती है साइडों में, इनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका, सहायक कोशिका कह देते हैं। ये दोनों मिलकर के एग अपरेटस
अंड उपकरण का निर्माण करते हैं एग और सिनर्जिड्स मिलकर के, और यहाँ पर पाए जाते हैं आपके फिलिपोरम अपरेटस, जहां से आपका क्या जो पराग नलिका वो अंदर प्रवेश करती है। बीच में एक बड़ी सेल्स पाई जाती है, इस बड़ी सेल्स में 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है। इन 2 केंद्र को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इसको सेंट्रल सेल केंद्रीय कोशिका और इन्हें ध्रुवीय केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें ओवरऑल कंडीशन, हम बात करें तो कितनी कोशिकाएं बनती हैं, वो चीज यहाँ पर आगे हम बात करें। फीमेल गेमेटोफाइट या भ्रूण सैक, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर देखिए, एक मिनट। फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, या इसे हम मादा युग्मकोद्भिद कह देते हैं, और एम्ब्रियो सैक को हम भ्रूण कोश कहते हैं। अधिकांश पुष्पीय पादपों में मेगा स्पोर्स में से एक मेगा स्पोर क्रियात्मक होता है, जबकि 3 होते हैं वो विघटित हो जाते हैं। ये चीज हम देख चुके हैं पहले ही। क्रियात्मक मेगा स्पोर गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक, जिसे हम भ्रूण कोश कह देते हैं, उसमें विकसित हो जाता है, तथा एकल मेगा स्पोर्स से भ्रूण कोश के निर्माण की इस विधि को मोनोस्पोरिक विकास कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट जिसे हम कह देते हैं। यानी कि जो 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं ना, उनमें 3 डीजनरेट हो जाते हैं, कोई एक मेगा स्पोर होता है वो फंक्शनल मेगा स्पोर के रूप में कार्य करता है, और वो क्या करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो एक ही करता है, इस कारण इसे मेगा स्पोरिक विकास या डेवलपमेंट कह देते हैं। ये आपका नीट 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्रियात्मक मेगा स्पोर के केंद्रक में समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, अभी समझिए ना, वही चीज यहाँ पे आपकी थ्योरेटिकल रूप से है। क्रियात्मक मेगा स्पोर के केंद्रक में समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक का निर्माण होता है, तथा वे विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं, जिससे 2 केंद्रीय भ्रूण कोश का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे देखिए, केंद्रक फिर से 2 बार विभाजित होते हैं, जिससे 4 न्यूक्लिएटेड और बाद में भ्रूण कोश के 8 न्यूक्लिएटेड अवस्था बन जाती है, और ये विभाजन मुक्त केंद्र की होता है। ये इंपॉर्टेंट है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, जिसके चारों ओर झिल्ली का निर्माण नहीं होता है। यानी इस प्रकार के विभाजन में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक या मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश की संरचना हम यहाँ पे देखते हैं। 8 केंद्रीय की अवस्था के बाद प्रारूपिक मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश में कोशिका भित्ति का निर्माण। जब 8 केंद्रक बन जाते हैं तो उसके बाद में मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश के अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और इस कारण से क्या होता है कि 8 जो केंद्रक हैं उनमें से 6 कोशिका भित्ति से घिरे हुए होते हैं और कोशिकाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं, और शेष जो 2 केंद्रक बचते हैं, जिन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियस कह देते हैं, वो बड़े केंद्रीय कोशिका में अंडे के तंत्र के नीचे स्थित हो जाते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। 8 केंद्रक बनते हैं, 8 में से 6 केंद्रकों की चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है, जिनमें से 3 जो बनते हैं वो एंटीपोडल सेल्स, और 3 जो बनते हैं उनमें 1 एग सेल्स और 2 सिनर्जिड्स, और बीच की जो सेंट्रल कोशिका है उसमें आपके 2 केंद्रक पाए जाते हैं। भ्रूण कोश में कोशिकाओं का वितरण, भ्रूण कोश में कोशिकाओं का वितरण किस प्रकार से होता है, एक बार इसको और समझ लीजिए कि एक विशिष्ट परिपक्व भ्रूण कोश में 8 केंद्रक और 7 कोशिका होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, अभी 2024 में भी आया था। एक परिपक्व भ्रूण कोश में 8 केंद्रक होते हैं और 7 है वो सेल्स या कोशिका पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, अंडे के तंत्र यानी कि एग अपरेटस की हम बात करें तो अंडे के तंत्र के निर्माण के लिए 3 कोशिकाओं का समूह माइक्रोपाइलर छोर पर व्यवस्थित हो जाता है। अंडे का जो तंत्र होता है उसमें 3 कोशिकाएं होती है, ये आकर के माइक्रोपाइलर छोर पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिनमें से हम बात करें तो अंडे के तंत्र में 2 तो सहायक कोशिका होती है यानी कि सिनर्जिड्स होती है, और 1 अंड कोशिका होती है यानी कि एग सेल होती है। और ये जितनी भी हमने कोशिकाएं देखी ना, सभी एगुणित होती हैं। अभी हमने बात की सभी कोशिकाएं एगुणित होती हैं, लेकिन लास्ट में जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो जुड़ के आपके द्विगुणित कोशिका बना लेता है, जो सेंट्रल कोशिका, और सभी आपको एगुणित देखने को मिलती है। आगे देखिए,
सिनर्जिड्स में माइक्रोपाइलर सिरे पर विशेष कोशिकाएं है, वो मोटाई होती है। यानी सिनर्जिड सेल्स होती है, उसमें कोशिकाओं के ऊपर क्या होती है, एक मोटाई या फिर मोटा आवरण देखने को मिलता है, जिसे हम फिलीफोरम अपरेटस कह देते हैं। ये स्ट्रक्चर हम बात कर चुके हैं पहले, फिलीफोरम अपरेटस। ये काम क्या करता है, ये प्राग नलिकाओं को मार्गदर्शन करने में मदद करता है, प्राग नलिकाओं को अंडे तक पहुंचाने के लिए मदद करता है। चेलाजा छोर पर, यानी कि जो चेलाजा एंड होता है, निभाग छोर होता है, उसके ऊपर 3 कोशिकाएं होती हैं। इन्हें हम प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है, जो आगे जब बाद में जाकर के डिजेनरेट हो जाती है। आगे देखिए, बड़े केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। बड़ी जो सेंट्रल सेल्स होती है उसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कह देते हैं। ये स्ट्रक्चर एक बार पूरी चीज समझा देता हूं, उसके बाद में इस क्लास को हम एंडिंग करते हैं। ये जो ऊपर वाली सेल्स होती है जो आपके निभागा छोर पे है, उनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और नीचे वाला जो आपका माइक्रोपाइलर छोर होता है, उसके ऊपर 3 सेल्स का समूह होता है, जिसे एग अपरेटस कहते हैं, अंड उपकरण कह देते हैं। जिसमें एक ये जो सेल्स होती है, इसको एग सेल्स या अंड कोशिका कह देते हैं। इसके साइडों में 2 सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका कह देते हैं। और इसके नीचे कुछ मोटाई में 2 इस प्रकार की यंत्रनुमा संरचना होती है, जिसे हम फिलीफोरम अपरेटस कह देते हैं। ठीक है, बीच की जो सेंट्रल कोशिका होती है उसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कह देते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल सेल्स, ये स्ट्रक्चर होती है आपके ओवल की। तो इसमें देखिए क्या क्या कंडीशन होती है। एक तो सेंट्रल सेल होती है, 3 एंटीपोडल सेल्स होती है, 2 सिनर्जिड्स होती है और 1 अंड कोशिका होती है। तो टोटल मिलाकर के 7 कोशिका आपको देखने को मिलती है जब हम आवर्त बीजी या एनाट्रोपस बीजांड की हम बात करते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो 2 तो आपके पोलर न्यूक्लियाई हो गए बीच के अंदर, 3 एंटीपोडल जो सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस हो गई, 2 सिनर्जिड्स कोशिकाओं के न्यूक्लियस हो गए और 1 एग न्यूक्लियस हो गया। टोटल मिलाकर के जो न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं, वो 8 होते हैं। और इस प्रकार से 7 कोशिका और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। तो ये आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे। ये स्ट्रक्चर होती है आपके बीजांड की, जिसके अंदर हमने जो बीजांड या नर युग्म भ्रूण कोश की हम बात करते हैं। भ्रूण कोश या फिर हम कह सकते हैं जो फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। क्या क्या कंडीशन होती है, आगे पॉलिनेशन के बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ, नोट्स है वो अच्छे तरीके से तैयार करता हूँ। थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि इसको थोड़ा सा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।